नमस्कार दोस्तों, भाषा साइकिल एकेडमी में आपका स्वागत है। रिवीजन आशा करता हूं आपका अच्छा ही चल रहा होगा। अब हम आज जानेंगे मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भी आगे के सब्जेक्ट के बारे में। तो इसके लिए आपको पूरे विषय के साथ, पूरे वीडियो के साथ जुड़ा रहना होगा। और ऐसे रिवीजन, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह केवल आपके सामने भाषा साइकिल एकेडमी लेकर आ रहा है, ताकि एग्जाम में आपको कोई भी परेशानी ना हो और बिना किसी दिक्कतों के आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज वो कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से, मूल अधिकार। इसी में हम मूल कर्तव्यों के बारे में, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में भी जानेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? वो होता है शक्तियों का पृथक्करण, यानी शक्तियों को एक हाथ में ना रहना, किसी एक में केंद्रित ना होना, उसे हर जगह डिवाइड कर देना, ताकि क्या कहा जाता है, एक तानाशाही जैसा शासन व्यवस्था वहां पर जनरेट ना हो सके। तो शक्तियों का पृथक्करण एक उदार लोकतंत्र की सबसे अच्छी विशेषता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? तो ये कहा गया है डॉक्टर एस राधा कृष्णन जी के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्यों? ऐसा क्यों कहा जाता है? वो इसलिए यह संविधान में लिखित है, बिल्कुल इसका वर्णन किया गया है। यह व्यक्तित्व विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, ओके, और संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकता है, ऐसे कानून नहीं बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में सही कथन है? कौन कौन से हैं? यह राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी होता है कि राज्य सरकार या जो सरकारें होती हैं, राष्ट्र की सरकारें, राज्य सरकारें कोई ऐसा कानून नहीं ला सकती हैं जो कि हमारे मूल अधिकारों का क्या कर रहे हो, हनन कर रहे हो। अगर हनन करते हुए पाया जाएगा तो उतने को क्या कर दिया जाएगा, शून्य कर दिया जाएगा, या पूरा पूरा कानून ही निरस्त कर दिया जाएगा। ओके, यह राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है और यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध किया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय भी सुनिश्चित करता है। मैंने बताया था आपको, न्याय जो है 3 चीजों के बारे में बताया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता में 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई थी। जिन्होंने अच्छे से वीडियो देखा होगा उनको याद होगा, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और आर्थिक स्वतंत्रता अगर लिखा हो तो गलत होता है, क्योंकि आर्थिक न्याय की बात कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार बिल की ही भांति होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों, कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान कर रहा होता है? अनुच्छेद 13 होता है। ओके, कि ये संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा जो भी कानून, नियम कानून बनाए जाते हैं उन पर एक प्राथमिकता प्रदान कर रहा होता है, रक्षा कर रहा होता है। भाग 13 में यह प्रावधान किया गया है कि संघ एवं राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को क्या कर रहे हो, छीन रहे हो। ओके, ऐसा कानून वो नहीं बना सकते हैं। अनुच्छेद 13 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अनुच्छेद मूल अधिकारों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो वो अनुच्छेद 14 के तहत बताई गई है। ओके, समानता के अधिकारों का जिसमें जिक्र किया गया है, याद है कि विधि के समक्ष समता की बात इसमें बताई गई है। विधि के समक्ष समता। कानून को, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेक का अधिकार देता है, भारत के संविधान के अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? तो वो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर रहा होता है कि किसी को ऐसे ही कोई भी अनिर्देशित, अनियंत्रित कोई अधिकार दे दिया जाए कि अपनी तानाशाही करना शुरू कर दे, तो वो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 14 जो कि एक समानता की बात कर रहा था उसका उल्लंघन करना हो जाएगा वो चीज। समझ गए क्वेश्चन?
मद्रास राज्य बनाम दुराई राजा 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? तो वो किया गया था भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को क्या किया गया था? संशोधित किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति है, तो आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? ये तो सभी को याद होगा। किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 15(5) के तहत इसका जिक्र किया गया है। ओके, कि इसमें गैर सरकारी, गैर अनुदान प्राप्त भी इसमें सब सम्मिलित है। पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनके आरक्षण की सुविधा पूरी तरीके से इनको दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग को, किसकी बात कर रहा है? अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? तो किसमें? अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) के तहत यह बात कही गई है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नोट में भी मैं आपको बता देता हूं, 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया था? 15(6) और 16 का उपभाग 6 के माध्यम से आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। ओके, ये तो आपको याद रखना होगा, ये नया था ये मामला। 15(6) और 16(6) आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए इसमें आरक्षण की बात कही गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? तो ये बताइए, आपके दिमाग में आएगा ये किसमें? ये तो मौलिक अधिकारों में तो नहीं आता है, ये तो आता है डीपीएसपी में आता है। नहीं, ये मौलिक अधिकारों में भी इसका कैसे जिक्र किया गया है वो अभी मैं आपको बताता हूं। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त तो समाजवादी शब्द, उसमें तो जिक्र है। अब इसी वर्ड को लेते हुए संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ जब मिलाकर पढ़ना हुआ, तब हमारी क्या कहा जाता है? समान कार्य के लिए समान वेतन की बात उठती है। या इसी संविधान की प्रस्तावना में जो प्रयुक्त समाजवादी शब्द है, उसके साथ अनुच्छेद 16 के साथ अगर उसको पढ़ना हुआ, तब भी क्या कहा जाता है? समान कार्य के लिए समान वेतन शब्द निकल के आता है। ओके, ये बात उठती है। तो अनुच्छेद 14, 16 याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अस्पृश्यता का निवारण किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? तो किसके द्वारा अस्पृश्यता का निवारण किया जा सकता है? कानून बनाकर भी किया जा सकता है, शिक्षा की उन्नति के द्वारा भी किया जा सकता है, और जन जागरण के द्वारा भी अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी को खत्म किया जा सकता है, जिसका अनुच्छेद 17 में जिक्र किया गया है। याद है? और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 द्वारा अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा इसको एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार होता है? तो ये होता है संविधान के अनुच्छेद 19(1) का के तहत या 19(1)(a) के तहत ये मौलिक अधिकारों में आता है, जिसमें बोलने का भी अधिकार है। याद है कुछ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो है घेराव अफसर, जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, वो इसके दायरे में नहीं आ रहे होते हैं। बाकी शांतिपूर्ण इकट्ठा होना ये भी आ जाता है। एकत्रित जनता, जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, वो भी एक शांतिपूर्ण ढंग से दायरे में आ जाता है। ओके, स्वतंत्रता के अधिकार में। और इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है, कि राज्य कानून जो है कोई तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। लेकिन जो घेराव अफसर होता है, जो अपने कर्तव्य का नहीं निभाते हैं, वो इसके दायरे में नहीं लाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट,
अगर आपको उसके बारे में डिटेल में जानना है तो मूल अधिकार का वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो देखिए, आवास का अधिकार, इसको भी मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। ओके, और हाँ, जैसे कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि के द्वारा सम्यक प्रक्रिया, ये तो दो होते हैं ना। अब विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है 21 के तहत भारत में है, वहीं अमेरिकी संविधान में सम्यक विधि प्रक्रिया शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है। ये भी याद रखिएगा, मान लीजिए पूछ लिए एग्जाम में तो आपको कोई दिक्कत ना हो। सम्यक विधि प्रक्रिया, ये अमेरिकन संविधान में इसकी जिक्र किया गया है। ओके, इसे याद रखिएगा। चलिए फिर से आते हैं, किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी है? बताइए, आवास का अधिकार को दिया गया है, विदेश यात्रा का अधिकार, इसको भी इसमें शामिल किया गया है, और समान कार्य के लिए समान वेतन। अब आपके दिमाग में आएगा, सर समान कार्य के लिए समान वेतन, ये कैसे? तो देखिए, जो समान कार्य के लिए समान वेतन है, वैसे तो ये डीपीएसपी के 39 घ के तहत ये बात उठी है। ओके, लेकिन क्या है कि रणधीर सिंह बनाम भारत संघ का मामला था। रणधीर सिंह बनाम भारत संघ का मामला, भारत संघ। ओके, 1982 का यह मामला था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित कर दिया था कि संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 39 घ के आलोक में अगर अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16, 19 नहीं 16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त हो जाएगा। कि प्रस्तावना को भी आप देखिए और 39 घ के साथ अनुच्छेद 14 और 16 को पढ़ने पर समान कार्य के लिए समान वेतन निकल के सिद्धांत प्राप्त होता है। अब याद हुआ ये किस लिए इसमें बात कहा गया है। अब जैसे देखिए, नोट में यहां पर जिक्र भी किया गया है, अनुच्छेद 39 घ के जब आलोक में अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 को पढ़ा जाता है, तब समान कार्य के लिए समान वेतन सिद्धांत प्राप्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो वो होता है एकांत रहने का अधिकार, एकांत में रहने का अधिकार। दिए गए विकल्पों में कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो जो मृत्यु दंड होता है, ये अनुच्छेद 21 के दायरे में इसका जिक्र नहीं किया गया, बाकी सभी का जिक्र जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को इसमें शामिल किया गया है? तो ये था उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश का मामला था। ओके, ये जरूर आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1993 में उच्चतम न्यायालय ने 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए क्या कर दिया था? निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के रूप में कहा था। उन्नी कृष्णन एवं आंध्र प्रदेश राज्यवाद का मामला था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? तो शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था। और जो इसका संवैधानिक संशोधन जो हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था, वो भी याद रखिएगा, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा प्राथमिक शिक्षा को, किसको? प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, और फिर इसको जो पूर्ण रूप से प्रभावी बनाया जा रहा है 1 अप्रैल 2010 को बनाया जा रहा है। याद है ये चीज। अब अनुच्छेद इसके लिए 45 का जिक्र किया जाता है, जो कि आप राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में देखेंगे। ओके, इसमें संशोधन के अनुसार क्या कहा गया था कि राज्य जो है 6 वर्ष तक की आयु पूर्ण करने तक सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा की बात कही है। प्रारंभिक शिशुत्व देखरेख शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयत्न करने की बात कही गई है। 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए उसमें बात कही गई है, अनुच्छेद 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है या निषेध कैसा है? ये पूर्ण निषेध होता है। ऐसा नहीं कि युक्त निषेध हो, आंशिक निषेध हो, नैतिक निषेध हो, बिल्कुल नहीं, पूर्ण निषेध करता है, पूरी तरीके से रोक लगा रहा होता है। और हाँ, ये अनुच्छेद भी आप याद रखिएगा 24 में इसका जिक्र
किया गया है, जोखिमपूर्ण कार्य करने से रोक लगाई गई है बालकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में दिया गया कुछ कथन जो यहां पर दिया गया है वो सत्य है। देखिए, पैरोल पैरोल दिया जाता है ना कैदियों को, पैरोल जो होता है ये कैदियों का अधिकार नहीं होता है। ओके, कि वो जब मर्जी चाहे जो चाहे, ऐसे नहीं कि कहा जाता है अपने मनमानी तरीके से कुछ भी दायर करके वो पैरोल दाखिल कर सकते हैं। हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियों में, विशेष कारण या परिस्थितियां जनरेट हो जाएं, जैसे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए या किसी का विवाह होना हो उनके रक्त संबंध में, रिलेशन में, तब क्या कहा जाता है, पैरोल दिया जा सकता है, प्रदान किया जा सकता है, लेकिन वैसे इनका अधिकार में शामिल नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, इसका क्या पॉइंट है, कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकार के अपने नियम और कानून होते हैं। ओके, राज्य सरकार का इसमें अपना ही चलता है। और बस इतना ही इसमें याद रखिएगा। और यह 1894 के कारागार अधिनियम के तहत ये पूरी तरीके से शासित है। 1894 के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत शामिल होता है। धर्म प्रचार करने का अधिकार बिल्कुल होता है। सिखों को कृपाण धारण करने और रखने का बिल्कुल पूरा अधिकार होता है। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार भी होता है। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि राज्यों के समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार होता है कि नहीं होता है। बिल्कुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है। अनुच्छेद 25 की बात कर रहा है। इसमें देखिए, बौद्धों को भी करता है, जैनियों को भी करता है, सिखों को भी करता है, लेकिन पारसियों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है ना। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन है, किसके अधीन नहीं माना जाता है। ये मानववाद के अधीन नहीं माना जाता है। ये तीन चीजों के तहत माना जाता है। 25 के उपखंड 1 के हिसाब से बताया गया है कि लोक व्यवस्था, कि देखिए धर्म की स्वतंत्रता तभी तक ठीक है जब लोक व्यवस्था कायम रहे, उसमें कोई त्रुटि ना आ रही हो, सदाचार बना रहे। ओके, सदाचार लिख दिया, सदाचार होगा, सदाचार बना रहे, और स्वास्थ्य भी ना बिगड़े भाई, कि पता चला एकदम अनुष्ठान में डूबे हुए हैं और स्वास्थ्य बिगड़ जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर धर्म की स्वतंत्रता की बात कही गई है, लेकिन उसमें मानववाद शब्द का जिक्र नहीं किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प सही हैं। देखते हैं कौन से भाई सही हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 देखते ही तुरंत ध्यान में आ रहा होगा, अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। जिक्र है लेकिन उसकी परिभाषा नहीं दी गई है अनुच्छेद 30 में। यह पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। और संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। यह पॉइंट जरूर याद रखिएगा, केवल और केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों की ही इसमें बात कही गई है। अनुच्छेद 29 भी याद रखिएगा, इसमें जो है अल्पसंख्यकों के हितों की बात कही गई है। यह हित वर्ड याद रखिएगा। और वहीं 30 में जो होता है, इसमें क्या कहा गया है, उनके शिक्षा संस्थानों की बात कही गई है, स्थापित करने की बात कही गई है। शिक्षा जो स्थापना की बात कही है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना, प्रशासन के अधिकार की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो सर्वोच्च न्यायालय को भी दी गई है और उच्च न्यायालय, दोनों को ये मतलब अधिकार जो है दिया गया है। ये भी आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत ये ताकत आती है। अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने पर उच्च न्यायालय जो है सजा सुना सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो कौन से मौलिक अधिकार, बिल्कुल ये इसके अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं। इसे भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक के प्रालेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। ओके, महानतम रक्षक माना जाता है, बताइए। तो ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। ओके, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जैसे
हमें शरीर चाहिए। इसमें क्या होता है कि जैसे किसी को बिना बताए, बिना वारंट के किसी को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है, तब बंदी प्रत्यक्षीकरण दायर करके वो फला व्यक्ति को छुड़ाया जा सकता है कि किस अधिकार से भैया गिरफ्तार किया है, कौन सी सजा है जो गिरफ्तार कर लिए हैं, तो वही कहलाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण दायर करके उनको छुड़ा लेना। ओके, परमादेश, हम आदेश देते हैं। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखना तो दृश्यम मूवी देख लीजिए, उसमें आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगा इसका। परमादेश, हम आदेश देते हैं। ओके, इसमें कहा गया है। प्रतिषेध, अधीनस्थ न्यायालयों के लेखों की बात कहा गया है। प्रतिषेध के तहत उत्प्रेषण, पूर्णतः सूचित किया जाता है, इसका जिक्र किया गया है उत्प्रेषण में। अधिकार प्रेक्षा, कि किस अधिकार से आप भाई ये कार्य कर रहे हैं, ये होता है अधिकार प्रेक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी याचिका जो न्यायालय द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से ये कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करें जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रेट को क्या कहा जाएगा? मैंडमस या परमा आदेश, की आदेश देते हैं, परम आदेश देते हैं कि एक दायरे में शक्तियों के अंतर्गत तुम्हें करना चाहिए था, ये चीज होता है। चलिए कुछ मिलान देखते हैं हम। मौलिक कर्तव्यों, संविधान के 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ये चीज उठी थी केशवानंद भारती केस 1973 के मामले में। ओके, सबसे बड़ा जो मामला हुआ था। मूल ढांचे का सिद्धांत, ये मिनर्वा मिल्स केस में आपको देखने को मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंसानों के अनैतिक व्यापार पर निषेध, ये अनुच्छेद 23 के, मतलब कि अनैतिक व्यापार पर निषेध, रोक लगा रहा होता है, अनुच्छेद 23 के तहत आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत, बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन किस मुकदमे में किया है? तो ये किया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। ये तो एकदम से दिमाग में होना ही चाहिए, बिल्कुल भूलना ही नहीं। अब देखते हैं कालानुक्रमानुसार देखते हैं कुछ मूल अधिकारों में क्या क्या चीजें की गई थी, जैसे कि कौन कौन से किस सन में आए थे, तो इनका सन जरूर आप याद रखिएगा। एक गोपालन बनाम मद्रास राज्य का मामला उठा था 1950 में, है ना, इसे ऐसे याद करिए जा। गोपाल जी पहले आए थे, फिर गोपाल जी ने पूरी दुनिया को गोल कर दिया, तो गोलकनाथ आए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में, 1967 में। ओके, 17 साल बाद आ रहे हैं। फिर केशवानंद भारती मामला बनाम केरल राज्य, जब पूरा तरीके से गोल हो गए तो फिर केशव जी आए, और केशव जी 1973 में आ रहे हैं, ये तो सभी को याद होगा केशवानंद भारती मामला। और केशवानंद के बाद केशवानंद क्या गए, मिल्स पे चले गए, मिनर्वा मिल्स पे चले गए, तो ये मामला आया था 1980 में। तो सबसे लास्ट वाला जो था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का मामला था। ओके, अब इन सब मामलों में किसी में उठता है कि संविधान को क्या कहा जाता है, दायरे में रखना चाहिए, प्रस्तावना को दायरे में रखना चाहिए कि नहीं संविधान के, या उनको लाना चाहिए, यही सब बात इसमें उठती रही है। पूरा डिटेल देखना है तो आप जाकर वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये पहले ही अपलोड हो चुका है मूल अधिकारों के तहत। चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद, ये देखिए नोट एक देख लीजिए, अनुच्छेद 301 जो होता है ये व्यापार, वाणिज्यिक एवं समागम की स्वतंत्रता की बात करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 301 व्यापार की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो वो सूचना का अधिकार उनको नहीं दिया गया है। ओके, ये भी याद रखिएगा। बाकी तो उनको कहीं बसने का अधिकार, लिंग समानता का अधिकार भी दिया गया है, शोषण के विरुद्ध भी अधिकार दिया गया है, लेकिन सूचना का अधिकार, ये सूचना का जो अधिकार अधिनियम है ये 2005 के तहत इसे लाया गया था, संविधान के जरिए नहीं लाया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को यह प्रदान किया गया है। कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? तो देखिए, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार सभी को नहीं उपलब्ध है। देश भर में कहीं भी स्वतंत्र रूप से मुंह उठाकर भ्रमण करने की स्वतंत्रता भी सभी व्यक्तियों को नहीं उपलब्ध है। और चुनाव लड़ने का अधिकार भी किसी को ऐसे ही उपलब्ध नहीं है कि पता चला कोई विदेशी आकर यहां पर चुनाव लड़ने लग जाए, ये भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो देखिए, संवैधानिक निराकरण का अधिकार अनुच्छेद 32, ये गैर नागरिकों को भी अधिकार दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? जल्दी बताइए बच्चों,
ये किया गया था 1976 में किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषेध किया गया है किसमें? देखिए, भारत के संविधान में भी किया गया है बाल श्रम के उपयोग का निषेध। नेक्स्ट, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा भी बाल श्रम के उपयोग पर निषेध किया गया था जोखिम भरे उद्योगों में, और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा भी इस पर निषेध किया गया है। ये तीनों पॉइंट यहां पर सत्य हैं। भारत के संदर्भ में कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध बता रहा होता है? तो बताइए कौन बता रहा होता है? अधिकार कर्तव्यों के साथ क्या करते हैं? सह संबंधित होते हैं। ओके, और नेक्स्ट है, सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई थी। कहां प्रारंभ हुई थी? ग्रेट ब्रिटेन में यह प्रारंभ हुई थी। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। 1991 के दशक में आया था सेवा के अधिकार, ग्रेट ब्रिटेन जैसे यूनाइटेड किंगडम में यह प्रारंभ किया गया था। इसका तात्पर्य होता है कि जिसके तहत राज्य के एक निश्चित अवधि के अंदर लोक सेवाएं देने की गारंटी दी जाती है, जिसे सिटीजन चार्टर भी कहा गया था। ओके, सिटीजन चार्टर, ये भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को क्या करना है? स्थापित करना है। ओके, ये डीपीएसपी की बात हो रही है, नीति निर्देशक तत्वों की, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की बात यहां पर की गई है। निर्देशक तत्व क्या है? ये अवाद योग्य होते हैं, यानी कि न्यायालय के द्वारा इनको लागू नहीं किया जा सकता है। ओके, याद रखिएगा, अवाद योग्य होते हैं। वहीं मौलिक अधिकार क्या होते थे? वो वाद योग्य होते थे, न्यायालय द्वारा उन्हें लागू किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति के निर्देशक तत्व हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ना तो विधायिका के कृत्यों पर कोई निर्बंधन लगाते हैं और ना ही कार्यपालिका के कृत्यों पर कोई निर्बंधन रोक लगा रहे होते हैं। ओके, कि ऐसा नहीं कि उनके कार्यों पर ये रोक लगा रहे होते हैं। पूरी तरीके से एक रूप से इनको क्या कहा गया है कि एक रूप से ये अपनी तरीके से सलाहकारी सिफारिश के रूप में इनको कहा गया है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये विधायिका के लिए, विधायिका, कार्यपालिका जैसे संवैधानिक मामलों के लिए ये सिफारिशें देते हैं। ओके, इस रूप में इनकी बात कही गई है, लेकिन ये क्या कहा जाता है? कोई निर्बंध नहीं लगा रहे होते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? सही कथन है कि यह किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा, जैसे कि अभी आपने पढ़ा था। इस भाग में अधिकांश अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित कर रहे होंगे। ओके, कि कानून बनाने से इनका प्रभावित, उन पर इफेक्ट डाल रहे होते हैं। समझ गए? भले इनका एक सिफारिश जैसा इनका कार्य होता है, लेकिन उसमें इसका इफेक्ट पड़ रहा होता कानून बनाने के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। कल्याणकारी राज्य, ये वर्ड केवल आपको मिलेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है भारत संविधान की प्रस्तावना में भी, प्रस्तावना में तो जाहिर से होगा ही, और दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी। भारत के संविधान के अनुसार कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत होता है? तो राज्य के नीति के निर्देशक तत्व जो होते हैं ये देश के शासन के लिए आधारभूत माने गए हैं, ये जरूर याद रखिएगा। ओके, मूल अधिकार या मूल कर्तव्य पर टिक मत लगा दीजिएगा। देश के शासन के लिए आधारभूत राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो ये राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लंघन कर रहा होता है, क्योंकि अनुच्छेद 39 खा आप पढ़ेंगे और अनुच्छेद 39 गा देखेंगे तो इसमें एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि इसमें धन के केंद्रीयकरण की जो है, मतलब कि केंद्रीयकरण का उल्लंघन ना करने की बात कही गई है। ओके, कि केंद्रीयकरण किसका उल्लंघन, सॉरी एक मिनट, इसमें यह बताया गया है कि धन का जो केंद्रीकरण कर लिया जाता है ये गलत होता है, तो इस पर एक रोक लगाने की इसमें बात कही गई है। ओके, जैसे कि मैं बता देता हूं 39 खा में क्या बात बताई गई है। इसमें कोई जो
भौतिक संसाधन होते हैं उनके स्वामित्व या नियंत्रण एक के हाथों में नहीं होना चाहिए, उस पर सभी का अधिकार होना चाहिए, ये बात कही गई है। और 39 जो गा होता है उसमें कहा गया है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से चलना चाहिए कि धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो रहा हो। ऐसा नहीं कि कोई बस एकदम ब्लैक माल भरता चला जा रहा हो जेब में, ओके, एक ही जगह पर धन केंद्रित होता चला जा रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज है। तो इसका जिक्र आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में देखने को मिलेगा। केंद्रीयकरण पर एक रूप से रोक है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है अनुच्छेद 39 घ में। ओके, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ग्राम पंचायतों का संगठन यह अनुच्छेद 40 के तहत आता है। समान आचार संहिता अनुच्छेद 44 के तहत यह आता है। कृषि एवं पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50, अंतरराष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51 में इसका जिक्र किया गया है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है, किसमें? अनुच्छेद 41 के तहत दिया गया है। 39 का या 39A में जो है बात कही गई है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात कही गई है। 43 का में बताया गया है विधि उद्योगों के प्रबंधन में जो कर्मकार हैं उनको भाग लेने की बात कही गई है, उनकी अपनी एक भागीदारी होनी चाहिए। 43B में बताया गया है सहकारी समितियों के इसमें बात कही गई है, संवर्धन की चर्चा की बात उसमें कही गई है। मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? तो यह अनुच्छेद 43 के तहत लाया गया था, ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? अभी बताया 43 का में बताया गया है श्रमिकों के प्रबंधन में। ओके, अब मैं आपको बताता हूं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्व में क्या क्या अनुच्छेद जोड़े गए थे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो अनुच्छेद 39 चाचा बच्चे, तो देखिए बच्चों की बात इसमें कही गई कि बच्चों के स्वस्थ विकास की बात कही गई है। शोषण से बच्चों और वयस्कों दोनों की सुरक्षा की बात कही गई है, एक की नहीं। 39 का अभी आपने पढ़ा समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, और इतना ही नहीं मुफ्त कानूनी सलाह का भी पूरा अधिकार होता है 39 गा के तहत। 43 का में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की पूरी भागीदारी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उनको कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ हो और सुनने वाला कोई ना हो। 48 का पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा की बात इसमें कही गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा क्या जोड़ा गया है? तो इसके तहत जोड़ा गया है 38 खंड 2 को जोड़ा गया है। राज्य आय की असमानता को कम करेगा, देखिए राज्य आय की असमानता को कम करेगा, समझ रहे हैं, और प्रतिष्ठा अवसर तथा सुविधाओं की असमानता को भी कम कर रहा होगा। ये नहीं कि किसी एक ही वर्ग विशेष को अवसर मिलता रहे, बाकी लोग मुंह उठाते बस ऐसे हाथ झुलाते रह जाएं। ओके, सबको बराबर अवसर मिलना चाहिए किसी भी कार्य के लिए। आय सभी का असमानता, जो किसी को ज्यादा किसी को कम, जो जैसा जो काम कर रहा है उसमें हर किसी को सेम वेतन तो मिलना ही चाहिए। 38(2) में यह बात कही गई है जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 अभी मैंने आपको बता दिया था, अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों को देखभाल शिक्षा संबंधी बात कही गई है, राइट टू एजुकेशन। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा क्या बात कही गई है? 97 में बहुत पूछा जाता है। अनुच्छेद 43 खा की बात कही गई, यानी कि सहकारी समितियों के गठन संचालन नियंत्रण प्रबंधन संबंधी निर्देश इसमें दिए गए हैं। 97 सहकारी समितियां खोली गई हैं 43 खा के तहत, ऐसे याद करिए, याद रहेगा आसानी से आपको। संविधान क्या क्या कहता है? बच्चों, स्त्रियों, जनजातियों और दलितों, इन चारों में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? बताइए। देखिए ये बच्चों के लिए भी करता है, स्त्रियों के लिए भी करता है, लेकिन और हाँ जनजातियों के लिए भी करता है, लेकिन दलित शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन और वन्यजीव के रक्षा का प्रावधान किया गया? अभी आपको बताया था भाई, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा मूल कर्तव्यों दोनों में किया गया है। जैसा कि अभी आपने देखा था यहाँ पर 48 का में इसका जिक्र
पर्यावरण संरक्षण संवर्धन और इसकी बात कही गई है, वन्य जीवों की रक्षा की बात कही गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किसके बारे में संविधान शांत रहता है, मौन रहता है? प्रौढ़ शिक्षा, बूढ़ों की शिक्षा के बारे में नीति निर्देशक तत्व में संविधान जो है पूरी तरीके से मुंह पे शांत, चिंगम खा के शांत बैठा है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये वर्ड किसने कहा था, कथन किसने कहा था? ये कहा था केटी शाह जी ने कहा था। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व उपबंधों में से कौन सा पूरा हो रहा होता है? तो बताइए इनमें से कौन सा पूरा हो रहा होता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं इसमें पूर्ण हो रहे होते हैं। ओके, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको मैं बता देता हूं, जैसे कि 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम लाया गया था। ओके, और कार्यक्रम संविधान में जो क्या होता था कि इसमें प्रदत्त राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और राज्य के संवैधानिक लक्ष्यों के तहत बेरोजगारी, वृद्धावस्था आदि की स्थितियों में लोक सहायता संबंधी निर्देश प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम की बात इसमें कही गई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट है मूल कर्तव्यों में भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में क्या सही कथन है? इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया नहीं दी गई है। ओके, एक विधायी प्रक्रिया इसमें जिक्र नहीं किया गया है और ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित भी नहीं होते हैं। इसमें आप ये जरूर याद रखिएगा। ओके, और क्या होता है कि ये सिद्धांतों की तरह ये भी न्यायोचित नहीं होते हैं, जैसे कि नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं उसी तरह ये भी न्यायोचित नहीं किए गए हैं। किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है? तो ये तो सभी को याद होगा, स्वर्ण सिंह समिति के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत ये लाया गया था। भाग 4 का अनुच्छेद 51 का के तहत आता है मूल कर्तव्य भारत की संप्रभुता, प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो ये रखा गया है तीसरे स्थान पर। स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य और कौन कौन थे? तो वो थे AR अंतुले, SS रे और CM स्टीफन। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं ट्रिक के साथ याद कराऊं तो अंत तक तुले हैं स्टीफन रे, ऐसे याद कर लीजिए, याद रहेगा ना? अंत तुले, AR अंतुले हो गया, स्टीफन CM स्टीफन हो गया और SS रे हो गए। ये थे स्वर्ण सिंह समिति के अन्य सदस्य जो कि 1976 में बना था। मौलिक कर्तव्य को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता, ये भी याद रखिएगा, परमादेश के द्वारा इनको प्रभावी नहीं किया जा सकता है। क्या आम चुनाव में मतदान करना एक मौलिक कर्तव्य होता है? नहीं भाई बंधुओं, ये मौलिक कर्तव्य के दायरे में नहीं आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना क्या एक मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित है? नहीं, देखिए जो गठन होता है, गठन में सहायता करना उसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, जबकि उसमें कहा गया है अनुच्छेद 40 में यह बात कही गई है। अनुच्छेद 40 किसमें कहा गया है कि जो राज्य है वो ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए क्या कर सकते हैं? कदम उठा सकते हैं। राज्य को यह बात कही गई है। ओके, आधा जाऊंगा, राज्य को यह बात कही गई है। इतना ये आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो देखिए, राष्ट्रगान का सम्मान करना बिल्कुल हमारा मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना हमारा एक कर्तव्य होता है। राष्ट्रीय महत्व की स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना ये हमारे मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है, जबकि प्राकृतिक वातावरण की संरक्षण और सुधार करना भी हमारे मौलिक कर्तव्यों में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं जो कि आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये। अनुच्छेद 51 का अंतरराष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाने की इसमें बात कही गई है। अनुच्छेद 51 का छा के तहत जो होता है, देखिए इसको कैसे याद कर सकते हैं, गए थे अंतरराष्ट्रीय विधि का आदर करने। ओके, गए थे, गा से गए याद कर लीजिए, गए से अंतरराष्ट्रीय विधि का आदर करने, बाकी तो 51 में आपको याद ही रहेगा। और 51 का के जो छा है, प्राणियों के प्रति दया भाव रखने की बात कही गई है। छान छान करके
दया रखने की बात कही गई है। ओके, ऐसे याद रखिए अच्छा से। अनुच्छेद 51 का जा में ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास किया गया है। जा करके ज्ञान अर्जन करें और सुधार की भावना को बढ़ाएं, ये अनुच्छेद 51 का जा में कहा गया है। जाकर, जा वर्ड। ओके, ऐसे याद रखिए। अनुच्छेद 50 राज्य के लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रहने की इसमें बात कही गई है। ओके, ये आप याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है राष्ट्रपति से संबंधित। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं कैसे? सीधी अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कर रहे होते हैं। ओके, याद रखिएगा ये चीज। ये अनुच्छेद 53 के खंड 1 में ये बात कही गई है। ओके, कार्यपालिका की जो सारी शक्तियां होती है राष्ट्रपति के ही हाथों में होती है, और इसका प्रयोग कैसे करते हैं? संविधान के अनुसार स्वयं भी कर लेते हैं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा वो करते हैं। दिया गया कथन जो कि नीचे दिया गया है सत्य है। संघीय कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति ही होते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों पर संविधान के अंतर्गत सीमाएं अधिरोपित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं? अभी मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 53 में यह बात कही गई है। ओके, कि संघ की कार्यपालिका जो शक्तियां होती है राष्ट्रपति में ही अंतर्निहित हैं। दिया गया कथन जो कि यहां पर दिया गया है सत्य है। संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं। कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित होती हैं, ये भी इसका कथन सत्य है। ओके, लेकिन हाँ, अगर स्पष्टीकरण के लिए आपसे कहा जाए तो ये स्पष्टीकरण नहीं कर रहा होगा ये दोनों कथन एक दूसरे का। नेक्स्ट है, दिया गया कथन सत्य है। रक्षक बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति ही होता है। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र नहीं होती हैं। ये नहीं कि विधायी नियंत्रण से पूरी तरीके से स्वतंत्र है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है इसमें। नोट में आपको एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित ये मामला है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी भी शामिल नहीं किया गया है। निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होता है? संसद के दोनों सदनों के क्या होते हैं? निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। निर्वाचित, मनोनीत नहीं, ये पॉइंट याद रखिएगा। एक तो ये हो गए, और दूसरा राज्यों की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य होते हैं। और तीसरा है 70वें संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा यह स्थापित किया गया था कि दिल्ली और पौंडीचेरी, इन दो केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। तो तीनों में ही निर्वाचित सदस्य की बात कही गई है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। लेकिन अभी भी इसमें जम्मू कश्मीर वाले मामले को शामिल नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में दिया गया कथन जो कि यहां पर दिया गया है वो सत्य है। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। बिल्कुल, अलग अलग राज्यों में तो भाई अलग ही अलग होगा ना, क्योंकि हर राज्य की जनसंख्या क्या होती है? अलग होती है। ऐसा तो है नहीं कि भैया इन्होंने 10 ही बच्चे पैदा किए तो हम भी 10 ही बच्चे पैदा करके अपनी जनसंख्या बराबर करेंगे। तो हर जगह की जनसंख्या जब अलग होती है तो वहां निर्वाचित सदस्यों की संख्या भी क्या होती है? वो भी अलग होती है। निर्वाचित सदस्यों की संख्या क्या होती है? ये भी अलग अलग भिन्न भिन्न होती है। तो कैसे आप कर सकते हैं कि उनके जो एमएलए के वोट का मूल्य है वो भी एक हो? वो एक नहीं हो सकता, वो अलग ही अलग होगा। नेक्स्ट है, लोकसभा के प्रत्येक सदस्य तथा राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का लेकिन जो मूल्य होता है वो समान होता है, ये जरूर याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। तुरंत ही छोड़नी पड़ेगी, नहीं कि भैया उसने कह दिया कि नहीं हम 6 महीने के बाद छोड़ेंगे, गलत है। तुरंत के तुरंत छोड़ना होगा निर्वाचित होने के बाद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? पुनः निर्वाचन राष्ट्रपति के लिए कौन? अनुच्छेद 57 के तहत यह बात कही गई है। कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गढ़ का तो भाग है, परंतु उसके महाभियोग का भाग नहीं होता है?
तो राज्य की विधानसभा जो होते हैं, विधानसभा सदस्य इसके भाग नहीं हो रहे, इसके सदस्यों में नहीं माने जाते हैं। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर जो महाभियोग होता है एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, और जो संसद में चलाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कैसी होती है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। ये भी याद रखिएगा, अभी मैंने आपको बता दिया। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, 6 माह के अंदर ही अंदर भर लेना चाहिए। जैसे कोई दिक्कत हो गई हो, त्यागपत्र दे दिया हो, या कोई और भी कारण हो चुकी हो, डेथ हो गया हो, तो 6 माह के अंदर ही अंदर उसको फिलअप कर लेना चाहिए, भर देना चाहिए, बैठा देना चाहिए, नए व्यक्ति को चयनित कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा ही आहूत की जाती है, संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 108 के तहत ये बात कही गई है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 108 आहूत करने की बात कर रहा है। और लेकिन अगर अध्यक्षता की बात कही जाए, वो कौन करता है? तो वो कौन करते हैं बताइए? ये करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष साहब। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो करते हैं अध्यक्षता। आहूत तो राष्ट्रपति ही करेंगे भाई। कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? तो राष्ट्रपति का आशय वर्ड जो होता है, ये दोनों ही मामले में उचित माना गया, यानी कि इंटेंशन जो होता है, ये बताया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में पूरी तरीके से उचित बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कौन सा एक सही नहीं है? वह संसद का एक संगठक भाग है। ये सही है। पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो पहले तो मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर दे देता हूं। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, ये गलत है। राष्ट्रपति दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले रहा होता है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। बाकी तो सभी सही है कि वो संसद का एक संगठक भाग भी होता है, प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित भी करता है। वह किन्हीं भी परिस्थितियों में अनुच्छेद 123 के तहत क्या करता है? अध्यादेश भी लागू कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति को जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था, वह था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में उन्होंने अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया था। चलिए पहले तो ये बताइए कितने तरीके के वीटो हमारे राष्ट्रपति को दी गई है? 3 तरीके के वीटो की शक्ति दी गई है। कौन कौन से वो 3 है? एक तो है आत्यांतिक वीटो, आत्यांतिक वीटो जिसे कहा जाता है एब्सोल्यूट वीटो, ओके। और दूसरा होता है निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो जिसे कहा जाता है सस्पेंशन वीटो। और तीसरा होता है जेबी वीटो, ओके। जो आत्यांतिक वीटो होता है, इसमें वो किसी साधारण विधेयक जो होता है उस पर क्या करते हैं? अनुमति नहीं दे सकते हैं, ओके। लेकिन जो ये विधेयक लाया जाता है, ये गैर सरकारी सदस्य के द्वारा ही लाया जाता है, समझ रहे हैं? तो ये जो होता है ये आत्यांतिक वीटो होता है, लेकिन इस पे मंत्रिमंडल की पूरी इच्छाधीन होता है, ये मंत्रिमंडल की इच्छा के अधीन ही होता है। तो ये जो होता है पूर्ण शक्ति के रूप में कहा जाए तो ऐसा नहीं माना जाएगा आत्यांतिक वीटो। और ये जो सबसे पहले लागू किया गया था आत्यांतिक वीटो, तो ये किया गया था पेप्सू विनियोग विधेयक के लिए किया गया था, जैसा कि नीचे ही मैंने मेंशन कर दिया है। पेप्सू विनियोग विधेयक 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आत्यांतिक वीटो का प्रयोग किया था, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और दूसरा है जो निलंबनकारी वीटो, नाम से ही जा रहा है सस्पेंशन वीटो जिसे कहा जाता है कि वो किसी भी विधेयक को जो होता है वो संसद को क्या कर सकता है? पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ओके, पुनर्विचार के लिए। लेकिन हाँ, धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक नहीं होना चाहिए उसमें, निलंबनकारी वाले वीटो में। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा, यही होता है निलंबनकारी वीटो। और ये जो लाया गया था निलंबनकारी वीटो, ये एक तो बहुत अच्छे मामले में लाया गया था, वो आपने सुना होगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का था मामला। एपीजे अब्दुल कलाम का कौन सा मामला था? वो था सांसद अयोग्यता निवारण, ओके। और ये लाया गया था, संशोधन विधेयक का ये मामला था, ये लाया गया था 2006 के दौरान,
ये एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा लाया गया था। और एक 1991 में सबसे पहले लाया गया था, जो राष्ट्रपति वेंकट रमन के द्वारा लाया गया था, वेतन भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक के मामले में लाया गया था। लेकिन ये सांसद वाला एपीजे अब्दुल कलाम जी के मामले वाला जरूर याद रखिएगा, निलंबनकारी वीटो से ये संबंधित है। ओके, और हाँ जो लास्ट होता है, लेकिन एक चीज ये भी आप याद रखिएगा कि जैसे कि वो पुनर्विचार के लिए मान लीजिए लौटा दिया किसी विधेयक को, और फिर उस पर लोकसभा या राज्यसभा में उस पर उन्होंने कोई संशोधन किया या नहीं किया, दोबारा फिर से राष्ट्रपति के पास अगर भेज दिया तो राष्ट्रपति फिर उस पर साइन कर ही देंगे। ओके, ये चीज है। जेबी वीटो जो होता है, इसको ऐसे याद कर लीजिए, जेब में रख लिया पूरी तरीके से अपने, मतलब एकदम से जेब में रख लिया, कहेंगे कि हम अनुमति देंगे ही नहीं आपको। और ये लाया गया था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में। ज्ञानी जैल सिंह ने पूरा विधेयक अपनी जेब में रख लिया था और कह दिया था हमने पॉकेट वीटो लगा दिया है। ओके, अब समझ में आया ये चीज। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकती है? तो वो अनुच्छेद 111 के तहत जो होता है, राष्ट्रपति जो होता है क्या कर सकती है, अपनी स्वीकृति को रोक सकती है। किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की से सलाह लेना आवश्यक नहीं होता है? विधेयकों पर स्वीकृति देने के मामले में। ओके, कि वो मंत्रिपरिषद से उनको सलाह लेने की कोई खास जरूरत नहीं है कि लेकर बैठी जाएं। ओके, ऐसा इसमें बात नहीं कही गई है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी होती है? अध्यादेश जारी करने की, जो अनुच्छेद 123 के तहत कहा गया है, ये विधायी शक्ति के तहत आता है, ये जरूर याद रखिएगा। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना चाहिए? तो वो 6 सप्ताह तक ही रखा जा सकता है। जब एक बार सत्र शुरू हो जाए तब तक 6 ही सप्ताह तक, उसके बाद तो फिर खत्म, समझिए समाप्त है अध्यादेश। किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु प्रबंधन कर सकता है। कौन सा अनुच्छेद में यह बात कही गई है? अनुच्छेद 160 में यह बात कही गई है। कोई आकस्मिक असाधारण परिस्थितियां आ जाए तो राज्य के कृत्यों का निर्वहन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को शक्तियों के बारे में कौन एक सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। ये एकदम से कोई जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी परामर्श को माने ही। यह अनुच्छेद 143 में कहा गया है, ओके, कि वो परामर्श मान सकता है, मांग सकता है, मांग सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय से कहेगा भैया हमको इस लोक महत्व के मामले में कोई परामर्श चाहिए तो आप दे दीजिए, तो वो दे सकता है, उसके ऊपर रहता है। बाकी तो शक्तियों के बारे में सही है, आपातकाल की शक्तियां, राज्य में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्तियां, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है, बाध्य बिल्कुल नहीं होता है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना, ये शक्ति वर्ड यहां पर नहीं है, ये क्या है? ये एक अधिकार है, याद रखिएगा। संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना कोई शक्ति नहीं है, ये पॉइंट अधिकारों में रखा गया है। इसमें एग्जाम में जब पूछा गया था तो काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो गए थे, ये पॉइंट आप जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी तो देखिए कुछ शक्तियों के बारे में मैं आपको बता देता हूं, जैसे अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की ये शक्तियों में आ जाता है। 123 अध्यादेश ये विधायी शक्तियों के तहत आ जाता है। अनुच्छेद 143 अभी मैंने आपको बताया कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के रूप में, शक्ति वर्ड वहां पर उल्लेखित है, लेकिन इसके मामले में अधिकार लिखा गया है। किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं? तो देखिए औपचारिक और विधिक अधिकार इनका होता है, तथा संवैधानिक और नाम मात्र का ही होता है। ओके, ये राष्ट्रपति को यही मतलब ये प्राधिकार प्राप्त है। ये वास्तविक और लोकप्रिय तथा राजनीतिक और नाम मात्र प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, ये पॉइंट याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे किसको संसद के पटल पर रखवाए? तो देखिए वह संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को भी संसद के पटल पर रखवाते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को भी संसद के पटल पर रखवाते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित
जाति आयोग के प्रतिवेदन को भी वो संसद की पटल पर क्या करते हैं, रखवा रहे होते हैं। नोट में देखते हैं, संघीय वित्त आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना और नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। स्टार दीजिए इस पर। जबकि लोक लेखा समिति की जो स्थापना हुई है, ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर की जाती है। ये पॉइंट याद रखिएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक धार्मिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को नहीं है? तो वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटा देना, ये जो होता है राष्ट्रपति के धार्मिक विशेषाधिकारों में शामिल नहीं किया गया है। धार्मिक नहीं, विशेषाधिकार होगा, उसमें शामिल नहीं किया गया है। नोट में देखते हैं, ऐसे वित्तीय बिल आर्टिकल 117 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही केवल लोकसभा में प्रस्तावित या पुनः स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि 117 के तहत बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के आगे बढ़ ही नहीं सकता है। उनकी पूर्व सिफारिश जरूरी होता है। ओके, पुनः अनुमति जरूरी होता है, पूर्ण अनुमति शुरू की ही। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार कर रहे होते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीवा रेड्डी, आर वेंकटरमन में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर कभी भी आसीन नहीं रहे हैं? तो नीलम संजीवा रेड्डी कभी भी उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे हैं। फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन और नीलम संजीवा रेड्डी में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष थे? तो वो थे नीलम संजीवा रेड्डी थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो वो जाने जाते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन को जाना जाता है। इनको दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। एक शिक्षाविद दार्शनिक थे प्रख्यात। ओके, भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने जो होता है न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया था, राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है बिहार के राज्यपाल के रूप में भी रह चुके हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद और नीलम संजीवा रेड्डी में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? यानी कि जब राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई चल रहा था, इन चारों में से कौन उपस्थित था? बीबी गिरी साहब उपस्थित थे, क्योंकि राष्ट्रपति बीबी गिरी राष्ट्रपति निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के आरोप में विवाद की सुनवाई का टाइम चल रहा था उनका। ओके, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे वो कौन थे? एस एम सीकरी थे। इनकी अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष व्यक्तिगत रूप से ये उपस्थित हुए थे। ओके, चलिए, हाँ, इसका जो लास्ट निर्णय जो निकल के आया था, इसमें बीबी गिरी लास्ट में विजयी ही हुए थे, मतलब उनकी जीत ही हासिल हुई थी। राष्ट्रीय भवन को किसने डिजाइन किया था? तो इसको डिजाइन करने वाले थे एडविन लुटियंस के द्वारा इसे डिजाइन किया गया था। चलिए, अब मैं आपको उपराष्ट्रपति के बारे में भी बता देता हूं। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, ये दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा जो है निर्वाचित किए जाते हैं, फिर चाहे वो मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो। ओके, दोनों सदनों के। और भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका जिक्र जो था अनुच्छेद 63 में कहा गया है। और अनुच्छेद 64 में कहा गया है, अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये वर्ड बताया गया था अनुच्छेद 64 के दायरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो राज्य परिषद अथवा जिसे राज्यसभा भी कह सकते हैं, राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स के प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत, और हाँ, ये जो अनुच्छेद होता है 67 खा के दायरे में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है केवल और केवल राज्यसभा में ही इसे प्रस्तावित किया जा सकता है। ओके, और कहीं न मत प्रस्तावित करने बैठ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, इनमें से वह सही युग्म बता दीजिए जिनके दोनों महानुभाव राष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत और उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन और बीबी गिरी साहब, ये दोनों जो हैं राष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत भी थे और उच्चायुक्त के पद पर भी रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल और आगे के टॉपिक्स लेकर आऊंगा। इतना भी आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। व्याख्या के साथ पूरे तरीके से जो इंपॉर्टेंट है उसका यहाँ पर आपके सामने
हम वीडियो में लेकर आते रहते हैं। तो बस इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो और भी आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।